क्या आपने कभी सोचा है, अगर दुनिया को बचाने के लिए हमें उन्हीं लोगों पर भरोसा करना पड़े जो इसे तबाह करने वाले थे। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये कहानी है उन शैडोज की जो कैप्टन अमेरिका की लेगेसी में पले, ब्लैक विडो की यादों में जले और सेंट्री जैसे विस्फोटक रहस्य के साथ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुके हैं। एमसीयू की ये नई मूवी हमें ले जाती है वहाँ जहाँ रिडेम्पशन और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे की आंखों में झोंकते हैं, जहाँ हर मिशन एक झूठ पर टिका है और हर हीरो असल में एक विलन हो सकता है। ये कहानी है थंडरबोल्ट्स की, एक ऐसी टीम जिसे असेंबल किया गया है लेकिन भरोसे से नहीं, डर और कंट्रोल से। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थंडरबोल्ट्स मूवी की असली हकीकत, जिसे छुपाया गया है एमसीयू के लेयर्स में, कॉमिक से गहरे पन्नों में, और हर उस मुस्कुराहट के पीछे जो असल में एक चेहरा नहीं, एक नकाब है। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अब आप सिर्फ एक मूवी की स्टोरी नहीं सुनने वाले, आप एमसीयू की सबसे डार्क और डेंजरस कॉन्स्पिरेसी में उतरने वाले हैं। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। ये मूवी शुरू होती है वैलेंटीना एलेग्रा डे फॉन्टेन के साथ, जो है सीआईए की डायरेक्टर, एक ऐसे मोड पर जहां उन पर इम्पीचमेंट की तलवार लटक रही है। वो एक कोवर्ट मिशन को लॉन्च करती है जिसमें शामिल है येलेना बेलोवा, जो है नताशा रोमानोफ की बहन, जॉन वॉकर, जो है फॉर्मर यूएस एजेंट, घोस्ट यानी एवा स्टार, जो अदृश्य हो सकती है। इसके अलावा टास्क मास्टर यानी एंटोनिया, जिसका हर मूव एक लीथल वेपन है। इन्हें भेजा जाता है एक सीक्रेट फैसिलिटी में एक मिशन के नाम पर असली मकसद तो कुछ और ही होता है, और वो होता है एक डेडली ट्रैप। वहाँ पहुँचते ही हालात बिगड़ जाते हैं, टीम के मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इसी टकराव में घोस्ट टास्क मास्टर को मार डालती है। और तभी एंट्री होती है एक रहस्यमयी शख्स की, और वो है बॉब। जल्दी ही टीम को पता चलता है कि उन्हें भेजा ही गया था मरने के लिए। वैलेंटीना चाहती थी कि उनकी मौत के साथ ही सारे सीक्रेट्स भी जल जाएं, पर बॉब एक हीरो बनकर उभरता है। वो वैलेंटीना की फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट करता है बिना कोई चोट खाए। इस मौके का फायदा उठाकर येलेना, घोस्ट और वॉकर फैसिलिटी से भाग निकलते हैं। बॉब हवा में उठता है और फिर एक धमाके के साथ वापस गिरता है। अब कहानी में आता है एक और अनएक्सपेक्टेड हीरो, और वो है एलेक्सी यानी रेड गार्जियन। वो सुन लेता है वैलेंटीना की साजिश और बन जाता है थंडरबोल्ट्स की टीम का रेस्क्यूअर। वो उन्हें बचाता है और इस टीम को येलेना की बचपन की फुटबॉल टीम के नाम पर एक नया नाम देता है, थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स अभी भी बचे नहीं हैं। वैलेंटीना के एजेंट्स उनका पीछा कर रहे हैं और अब उनकी राह में आता है बकी बार्न्स यानी द विंटर सोल्जर। वो उन्हें पकड़ लेता है ताकि वो वैलेंटीना के खिलाफ गवाही दे सके, पर जब उसे पता चलता है कि बॉब असल में है एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, तो वो भी थंडरबोल्ट से जुड़ जाता है। अब साथ में वो निकलते हैं एक डेंजरस इन्फिल्ट्रेशन पर, फॉर्मर अवेंजर्स टावर पर, जो कहलाया जाता है वॉच टावर, जहाँ वैलेंटीना बॉब को मैनिपुलेट कर रही है। वॉच टावर के अंदर थंडरबोल्ट्स की टीम को मिलता है वैलेंटीना का सबसे खतरनाक सीक्रेट, और वो है सेंट्री, एक ऐसा बीइंग जिसे रोका नहीं जा सकता, एक ऐसा बीइंग जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है, एक ऐसा बीइंग जिसके पास है सुपर स्पीड, लिमिटलेस स्ट्रेंथ। सेंट्री पूरी थंडरबोल्ट्स टीम को अकेले ही हरा देता है, और इसी पावर के नशे में वो सोचने लगता है कि अवेंजर्स के ऊपर अब वही भगवान है। लेकिन अब एक ट्विस्ट आता है। वैलेंटीना की असिस्टेंट मेल एक्टिवेट करती है एक फेल सेफ किल स्विच को, पर इसका इफेक्ट उल्टा ही होता है और इससे बॉब की दूसरी आइडेंटिटी यानी द वॉइड जाग जाती है। अब वॉइड सबको अपनी डार्कनेस में बदलना शुरू कर देता है। न्यूयॉर्क सिटी अंधेरे में डूब जाती है, हर चीज पर छा जाता है फियर, शैडो और कंप्लीट कैओस। येलेना समझ जाती है अब लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाएगी। वो जाती है बॉब के कॉन्शियसनेस के अंदर यानी शैडो रेल में, और वहाँ से मिलते हैं बॉब के सबसे दर्दनाक मेमोरीज और ट्रॉमा। एक टूटा हुआ इंसान जो खुद से भी डर चुका है। धीरे धीरे बाकी थंडरबोल्ट्स भी उसके साथ जुड़ते हैं। वो सब वापस आते हैं बॉब के उस मोमेंट पर जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। वाइट फिर से उन सबको हराने लगता है, पर तभी थंडरबोल्ट्स की टीम बॉब को याद दिलाती है, उसे एहसास कराती है कि बॉब यू आर नॉट अलोन। और तभी आता है टर्निंग पॉइंट। बॉब अपने डर को मात देता है, वॉइड को हराता है और न्यूयॉर्क फिर से रोशनी में नहा उठता है। अब जब सब ठीक हो चुका होता है, थंडरबोल्ट्स तैयार है वैलेंटीना को पकड़ने के लिए, लेकिन वो चालाकी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है
और वहाँ सबको सरप्राइज करते हुए थंडरबोल्ट्स को नए एवेंजर्स का टैग दे देती है और खुद मैनिपुलेशन करके एक विलन से बन जाती है हीरो। इसके बाद हमारे थंडरबोल्ट्स जो कि अब बन चुके हैं द न्यू एवेंजर्स, उनको मिलता है एक डिस्ट्रेस सिग्नल, वो भी स्पेस से। उनका सैटेलाइट एक फुटेज रिवील करता है, उसमें वो दिखाता है एक विशाल स्पेसक्राफ्ट जिस पर लिखा है 4 और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थंडरबोल्ट्स मूवी की ओवरऑल स्टोरी। थंडरबोल्ट्स सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक पूरा वेब है, एक शैडो नेटवर्क जो एमसीयू के कई छुपे हुए थ्रेड्स को जोड़ता है, कॉमिक्स से लेकर टीवी शोज तक और पास्ट एमसीयू मूवीज से लेकर फ्यूचर की सबसे बड़ी जंग तक। तो हम करने जा रहे हैं उन सारे कॉमिक बुक आर्क्स, हिडन रेफरेंसेस और एमसीयू कनेक्शन के बारे में सारी बातचीत और एनालिसिस जो बनाते हैं इस मूवी को एक डार्क और कॉम्प्लेक्स मास्टरपीस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थंडरबोल्ट के ओरिजिन के बारे में। थंडरबोल्ट्स की पहली अपीयरेंस हुई थी 1997 में द इनक्रेडिबल हल्क इशू 449 में और ट्विस्ट ये था कि ये टीम दिखती तो है अवेंजर्स जैसी हीरो टीम, पर असल में ये थे सुपर विलन इन द डिस्गाइज। इनका लीडर था बैरन ज़ीमो और टीम में शामिल थे दूसरे विलन्स जैसे कि मूनस्टोन, फिक्सर, सॉन्गबर्ड और एटलस। कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स की थीम थी रिडेम्पशन थ्रू डिसेप्शन, जो एमसीयू की फिल्म में भी देखने को मिलता है, जब येलेना, वॉकर, घोस्ट जैसे फ्लॉड कैरेक्टर को एक साथ फेंका जाता है। कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स कई बार गवर्नमेंट की ब्लैक ऑप्स टीम्स की तरह इस्तेमाल हुए हैं, बिल्कुल इस मूवी की तरह। अब बात करते हैं थंडरबोल्ट्स के सबसे खतरनाक कैरेक्टर की, यानी बॉब रेनॉल्ड्स, जिसे हम द सेंट्री के नाम से जानते हैं। कॉमिक्स में सेंट्री की पहली अपीयरेंस हुई थी सेंट्री इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था ईयर 2000 में, और वो एक सुपरमैन लेवल पावर हाउस है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसके अंदर छुपा है उसका डार्क एल्टर ईगो, जिसे हम जानते हैं द वाइड के नाम से। कॉमिक्स में सेंट्री की पावर्स हैं सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एनर्जी मैनिपुलेशन, हीलिंग फैक्टर और रियलिटी वॉर्पिंग। एमसीयू में भी जब बॉब को सेंट्री में बदला जाता है और फिर वाइड जागता है, ये पूरा आर्क 2005 के न्यू एवेंजर्स और 2009 के डार्क एवेंजर्स से हेवीली इंस्पायर्ड है। सेंट्री का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कॉमिक में, I am the light, but I am also the darkness, यानी मैं रोशनी हूँ लेकिन मैं अंधेरा भी हूँ। और ये हमको थंडरबोल्ट्स ही इस मूवी में बिल्कुल अच्छे से दिखाई दिया गया, जिसमें एक और सेंट्री अच्छे काम के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, तो वही वाइड पूरे न्यूयॉर्क को अंधेरे में घेर लेता है और कैओस मचा देता है पूरे न्यूयॉर्क में। अब बात करते हैं मूवी के कुछ कैरेक्टर्स के पास्ट के बारे में, जो कि हमने देखे टीवी और मूवीज में एमसीयू के यूनिवर्स में। तो इसमें सबसे पहली है घोस्ट, यानी एवा स्टार। इसका पहला अपीयरेंस हुआ था एंटमैन एंड द वास्प मूवी में, जो कि रिलीज की गई थी 2018 में। ये एक ट्रेजिक कैरेक्टर है जिसे क्वांटम इंस्टेबिलिटी ने पेनफुल पावर्स दी। क्या आपको पता है मार्वल कॉमिक्स में घोस्ट एक फीमेल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक मेल कैरेक्टर है, जो कि आयरन मैन का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा बात करें टास्क मास्टर यानी एंटोनिया की, तो इसको एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लैक विडो मूवी में, जो कि रिलीज की गई थी 2021 में। एमसीयू में भी इसके साथ जेंडर स्वैप किया गया। कॉमिक्स में टास्क मास्टर एक मर्सनरी था जो किसी का भी फाइटिंग स्टाइल इंस्टेंटली मिमिक करने की पावर रखता है, और वो शील्ड और डेडपूल दोनों का कॉमन एनिमी रहा है। इसके अलावा बात करें अब जॉन वॉकर यानी यूएस एजेंट की, तो इसको सबसे पहले एमसीयू में दिखाया गया द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज में, जो कि रिलीज की गई थी 2021 में। ये एक फ्लॉड वर्जन है कैप्टन अमेरिका का। कॉमिक में इसने डेब्यू किया था एज ए सुपर पैट्रियट और बाद में बना ये यूएस एजेंट। ये कैरेक्टर हमेशा मॉरल ग्रे जोन में रहता है, जो हमको दिखाता है हीरो और वायलेंट के बीच का एक कंप्लीट मिक्सचर। इसके अलावा एलेक्सी यानी द रेड गार्जियन, जिसको हमने सबसे पहले देखा एमसीयू में ब्लैक विडो मूवी में, जो कि रिलीज की गई थी 2021 में। कॉमिक्स में एलेक्सी यूएसएसआर का कैप्टन अमेरिका था। एमसीयू में वो एक फ्लॉड, फनी और प्रोटेक्टिव फादर फिगर है। उसका थंडरबोल्ट्स को नाम देना एक सिंबॉलिक मूवमेंट है, क्योंकि कॉमिक्स में भी थंडरबोल्ट्स को कई बार आउटसाइडर हीरोज द्वारा गाइड किया गया है। इसके बाद वैलेंटीना एलेग्रा डे फोंटेन, जिसको हमने एमसीयू में सबसे पहली बार देखा द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जो कि रिलीज की गई थी 2021 में। इसके बाद हमने वेल को देखा ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी। कॉमिक्स में वो हाइड्रा की डबल एजेंट रह चुकी है, और जिसका कोड नेम मार्वल कॉमिक्स में है मैडम हाइड्रा। जैसे निक फ्यूरी ने अवेंजर्स को असेंबल किया था,
वैसे ही एमसीयू में उसे एक न्यू एवेंजर्स को असेंबल करते हुए दिखाया गया है। उसके मेंबर्स एक एंटी हीरो वर्जन को जोड़ते हैं, जिसमें येलेना दिखाती है ब्लैक विडो, वॉकर दिखाता है कैप्टन अमेरिका और घोस्ट दिखाती है एंटमैन या वास्प के हाइब्रिड वर्जन और टास्क मास्टर दिखाता है हॉकाई लाइक स्किल्स को। ये सारे कैरेक्टर्स हमें दिखाते हैं मेन अवेंजर्स कैरेक्टर के डार्क वर्जन को। क्या आपको पता है कॉमिक्स में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने थंडरबोल्ट्स को इस्तेमाल करके डार्क अवेंजर्स बनाए थे। एमसीयू में वैलेंटीना वही रोल निभा रही है, पर उसने यहाँ बनाया है न्यू अवेंजर्स को। अब बात करते हैं अवेंजर्स टावर की, जिसको दिखाया गया इस मूवी में वॉच टावर के नाम से। थंडरबोल्ट्स जब इन्वेड करते हैं वॉच टावर पे, तो एमसीयू फैंस तुरंत पहचान जाते हैं कि असल में ये वही पुराना अवेंजर्स टावर है, जिसे ओरिजिनली बनाया था टोनी स्टार्क ने और बाद में इसे बेच दिया गया और हमें दिखाया गया स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में। अब ये बन चुका है वैलेंटीना का बेस ऑफ ऑपरेशन। मार्वल कॉमिक्स में भी वॉच टावर एक सिंबॉलिक जगह है। एमसीयू में इसका डार्क वर्जन दिखाया गया है, जो कि सिंबलाइज करता है कि अब हीरोज की जगह शैडोज ने ले ली है। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें हमें टीज किया गया फैंटास्टिक फोर की आने वाली मूवी को। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखाया जाता है एक विशाल स्पेसक्राफ्ट और उस पर लिखा है 4। ये सीधा टीजर है अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी के रिगार्डिंग और ये हिंट करता है कि न्यू अवेंजर्स अब आने वाली सीक्रेट वॉर्स की तैयारी में जुड़ेंगे। अगर बात करें इसके रिलेटेड कॉमिक कनेक्शन के बारे में, तो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स जो कि पब्लिश की गई थी 2015 में, इसमें वॉइड एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन में और सेंट्री की पावर्स को मैनिपुलेट करके डूम और कैंग दोनों बड़ी तबाही मचाते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एमसीयू का वो डार्क कॉर्नर है जहाँ पर हर किरदार टूटा हुआ है और रिडेम्पशन की तलाश में है। कॉमिक्स की गहराइयों से निकले ये आर्क्स, टीवी शोज के अनरिजॉल्व्ड प्लॉट्स और एमसीयू की नई दिशा का संकेत। थंडरबोल्ट्स इन सब का मेल्टिंग पॉइंट है और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये न्यू अवेंजर्स असल में हीरोज हैं या सिर्फ एक मैनिपुलेशन? तो इस मूवी ने ये तो दिखाई दिया कि थंडरबोल्ट्स कोई टिपिकल सुपर हीरो मूवी तो बिल्कुल नहीं, ये एक मिरर है हमारे फ्लॉड हीरोज का, हमारे अंदर के डर का और उस सच्चाई का जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब येलेना की आंखों में गिल्ट चमकती है, जब वॉकर एक हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन पास उसे खींच लेता है, जब घोस्ट खुद से लड़ रही है और जब बॉब एक इंसान से मॉन्स्टर में बदल रहा है, तब हमें एहसास होता है हीरो बनना सबसे मुश्किल काम है और कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए विलेंस की जरूरत होती है। थंडरबोल्ट्स हमें एमसीयू की उसी गलियों में ले गया जहां अवेंजर्स की चमक नहीं बल्कि शैडोज की चीखें गूंजती हैं और शायद यही शैडोज आने वाले वक्त में हमारे सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स बने या फिर हमारे सबसे बड़ा खतरा। अब फैसला आपका है, क्या आप थंडरबोल्ट को एक टीम ऑफ सेकंड चांस मानेंगे या एक टिकिंग टाइम बॉम्ब? कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपका फेवरेट थंडरबोल्ट कौन है और क्या एमसीयू अब विलन बेस्ड फ्यूचर के लिए तैयार है? और साथ ही हमको जरूर बताइए कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे इंट्रिगिंग लगा और क्या आप थंडरबोल्ट्स को फ्यूचर अवेंजर्स के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आगे आने वाले सभी सुपर हीरो कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हम आपसे अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो में जहाँ हीरोज नहीं शैडोज चमकते हैं। दिस इज द सुपर हीरो यूनिवर्स, जहाँ हर एंटी हीरो के पीछे छुपा है एक हीरो बनने का दर्द। फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे, स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।